आज मेरी सास का फ़ोन आया तो कह रही थी कि अतुल कल ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। उसकी नौकरी शहर में लग गई है। यह सुनकर मैं कुछ परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं अकेले इस घर में रहती थी। मेरे पति दूसरे देश गए हुए थे। मैं शहर में ही जॉब करती थी। मेरे पति अमन की नौकरी पहले इसी शहर में थी। शादी के 1 सप्ताह बाद ही हम लोग गांव से यहाँ आ गए थे। फिर उसकी कंपनी वालों ने उसे दूसरे देश भेज दिया। पिछले 6 महीने से मैं अकेले ही इस घर में रह रही हूँ। अब तो मेरे आसपास के लोगों से अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। मैं अपने देवर के आने के बारे में सुनकर परेशान हो गई थी। अगर मेरे पति यहाँ होते तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन देवर का यहाँ मेरे साथ अकेले रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन मैं अपनी सास को मना भी नहीं कर सकती थी। रात को जब अमन का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें सास की बात बता दी। कहने लगे, यह तो अच्छी बात है, भाई रहेगा तो मुझे तुम्हारी भी चिंता नहीं रहेगी। मैंने कहा, लेकिन मैं कैसे अकेले उसके साथ इस घर में रह सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वह गुस्सा हो गए। कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा? वह भाई है मेरा, भला तुम्हें उससे क्या खतरा हो सकता है। जिस लहजे में उन्होंने मुझे डांटा, मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। फ़ोन काट कर मैं लेट तो गई थी, लेकिन नींद आंखों में नहीं आ रही थी। रह रहकर मुझे गुस्सा आ रहा था। अतुल का मेरे घर आना और फिर यहीं पर रहना मुझे एक आंख नहीं भा रहा था। मन तो कर रहा था कि अभी अपनी सास को फ़ोन करके मना कर दूं कि अतुल को यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यह बात नहीं कह सकती थी। मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी। हालांकि मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे अतुल शुरू से ही पसंद नहीं था। मेरी मम्मी ने अपनी सबसे प्यारी सहेली के बेटे अमन से मेरी शादी बचपन में ही तय कर रखी थी। मैं उनको ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन जब भी हमारे घर कोई फंक्शन होता या फिर मम्मी की सहेली के घर फंक्शन होता तो सब लोग इकट्ठे होते थे और मेरी मुलाकात अमन से हो जाती थी। वह बहुत ही सुलझे हुए मिजाज के इंसान थे, लेकिन अतुल उतना ही बातूनी और अल्हड़ लड़का था। लड़कियों से हंसकर बातें करना, उसके आसपास घूमना और खूब हंसी मजाक करना उसकी आदत थी। मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। जब हम जवान हुए और अपनी पढ़ाई से फ्री हुए, वैसे ही हमारे माँ बाप ने मेरी और अमन की शादी करा दी। हमारी शादी को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि अमन की एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। शादी की पहली रात अमन ने मुझे हाथ नहीं लगाया। कहने लगे, भले ही हमारी शादी बचपन से तय थी, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं पाए हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान समझ ले, तभी हम अपने रिश्ते की शुरुआत करें। मुझे हैरत तो हुई थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी बात मान गई थी। अभी तक हमारे बीच कोई भी संबंध नहीं बना था कि कंपनी की तरफ से अमन को विदेश जाना पड़ा। अब 6 महीने से अमन विदेश में ही थे। मैं यहाँ अकेले रह रही थी और आज की खबर ने मुझे अंदर तक बेचैन करके रख दिया था। मेरे देवर का मेरे घर आना और फिर उसके साथ एक ही घर में रहना। उसकी नौकरी लग जाने का मतलब तो यही था कि वह अब से यहीं रहेगा। मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अगले दिन मैंने उसके लिए खाना बनाया। शाम होते ही मेरे घर की डोरबेल बजी। मुझे पता था कि अतुल ही होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह सामने मुस्कुरा रहा था। वह मुझे देख रहा था और सीधा अपना बैग लेकर अंदर आ गया। कहने लगा, मैं बहुत थक गया हूँ और अब सोऊंगा। भाभी, मेरा कमरा कौन सा है? मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। उसने एक नज़र कमरे का जायज़ा लिया और कहने लगा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। ऐसा करो, आप यहाँ पर सो जाओ, मुझे तो बेड पर ही नींद आती है। यह कहकर वह बड़े आराम से मेरे कमरे में चला गया। मैं उसे हैरत से देखती रह गई। उस समय मैं उससे कुछ कहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने खाना गर्म किया, तब तक वह नहा धोकर आ गया। टेबल पर इतना सारा खाना देखकर वह खुश हो गया। कहने लगा, आपके हाथों में तो बहुत ही स्वाद है। फिर कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, चलो आओ मैं दिखाता हूँ। बिना किसी झिझक के उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया। मैंने गुस्से से कहा, मेरा हाथ छोड़ो। कहने लगा, पहले तुम्हें गिफ्ट तो दिखा दूँ। फिर उसने मुझे एक अच्छा सा सूट दिया। मैंने उसके हाथ से सूट लेकर रख लिया, लेकिन जिस तरह का उसका व्यवहार था, मैंने यही सोचा कि मुझे उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। रात को वह अपने कमरे में सोया था और मुझे ड्राइंग रूम में सोफे पर लेटना पड़ा। मैंने सोचा कि अगले दिन उससे कह दूंगी कि मुझे अपने कमरे में ही सोने की आदत है। सुबह जब मैं उठकर बाहर आई तो वह जा चुका था।
लेकिन दोपहर को ही वह खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ। कहने लगा, मेरी नौकरी पक्की हो गई है, कल से ही ज्वाइन कर लूँगा। यह कहकर वो मस्ती भरे अंदाज में सोफे पर बैठ गया और सामने रखी टेबल पर उसने अपने पाँव रख दिए। कहने लगा, बहुत थक गया हूँ, मुझे एक कप चाय बना दो। मैंने उसे चाय बनाकर दे दी और कहा कि मुझे अपने कमरे की आदत है, इसलिए तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी बात का वह इस तरह जवाब दे सकता है। कहने लगा, अगर आप चाहो तो हम एक ही कमरे में सो सकते हैं। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने गुस्से से उसे देखा तो वह हंसने लगा। कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं उठकर किचन में जाने लगी तो वह कहने लगा, वैसे तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो, जी तो चाहता है कि तुम्हें। बात अधूरी ही छोड़कर वह मुस्कुराने लगा। रात का खाना बनाकर मैं अपने कमरे में चली गई। कमरे का हाल देखकर तो मेरा सर घूम गया था। पूरे कमरे में उसके कपड़े बिखरे पड़े थे। मुझे जितनी सफाई पसंद थी वह उतना ही गंदा इंसान था। मैंने उसके सारे कपड़े उठा लिए और धोने के लिए मशीन में डाल दिए। अगले दिन मैं अतुल के घर आने से पहले खाना बनाकर अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई कि जब यह खाना खाकर सो जाएगा तभी कमरे से बाहर निकलूंगी। जितना मेरा उससे कम सामना हो वही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन मुझे हैरानी तो उस समय हुई जब उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो कहने लगा कि खाना तो टेबल पर लगा दो, कब से भूख लगी है, और तुम हो कि। मैंने कहा, सब कुछ तो तैयार है, तुम प्लेट में डाल लो और खा लो, यह तो तुम खुद भी कर सकते हो। मेरी बात सुनकर कहने लगा कि कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन। यह कहकर वह फिर से मुस्कुराने लगा। उसकी यह मुस्कुराहट मुझे जहर लगती थी। और फिर मेरे थोड़े करीब होकर कहने लगा, मुझे आदत नहीं है इन कामों की, इसलिए मुझे तकलीफ तो होगी। चलो जल्दी से आओ और खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं गुस्से में किचन में चली गई, खाना गर्म किया और टेबल पर लगा दिया। मैं अपनी प्लेट लेकर अपने कमरे में जाने लगी तो वह कहने लगा, यह क्या बात हुई, यहाँ मेरे सामने बैठकर खाना खाओ। कहने लगा, भाभी हो तुम मेरी, लेकिन ना मुझसे बात करती हो ना कुछ कहती हो। मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। मुझे तो लगता है कि भैया भी इसीलिए चले गए हैं क्योंकि तुम उसके साथ ऐसा ही व्यवहार रखती होगी। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। मैंने कहा, तुम अपने काम से काम रखो तो ज़्यादा अच्छा है। तुम्हें खाना मिल रहा है, बस खाया करो। मैं क्या करती हूँ इसे तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे यूं बोलते देखकर वह फिर से हंसने लगा। कहने लगा, गुस्सा मत किया करो, मैंने तुम्हें पहले ही कह रखा है कि तुम गुस्से में बहुत अच्छी लगती हो। काश कि भैया की जगह मैं तुम्हारे साथ। उसकी बात सुनकर मुझे आग लग गई थी। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। वह कहने लगा, कैसी शर्म, जानती हो देवर भाभी में कैसे कैसे मजाक होते हैं, लेकिन तुम तो शायद बहुत ही बोर किस्म की लड़की हो। जरा मेरे साथ वक्त गुजारा करो तो तुम्हें भी अंदाजा हो कि ज़िंदगी कितनी हसीन है। यह कहकर वह खाना खाने लगा। मैंने कहा कि मैं अमन से बात करती हूँ, वही तुम्हें तमीज़ सिखाएंगे कि भाभी से कैसे बात करते हैं। मुझे लगा इस बात पर वह अपना व्यवहार थोड़ा ठीक कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे तो जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। मैंने फ़ोन पर अमन को अतुल के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन वह अजीब इंसान था। कहने लगा कि तुम गलत सोचती हो, वह वैसा नहीं है। उसे अपने भाई पर ना जाने क्यों इतना भरोसा था। एक शाम जब अतुल ऑफिस से घर आया तो कहने लगा, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है, ऐसा करो मेरे सर की मसाज कर दो, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया। वह तो ऐसे बात कर रहा था जैसे वह मेरा पति हो। आज तक उसने कभी मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाया। मैंने कहा, तुम कोई पेन किलर ले लो और थोड़ी देर बाद खाना खा लेना, लेकिन वह जिद पर आ गया था। कहने लगा, नहीं, तुम ही मेरे सर की मसाज करोगी तभी मेरे सर का दर्द ठीक होगा, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा और सो जाऊंगा। मजबूरन मैं उसके कमरे में तेल की शीशी लेकर चली गई और उसके सर पर तेल से हल्की हल्की मसाज करने लगी। वह बेड पर लेटा हुआ था और मैं उसकी दूसरी साइड पर बैठी थी, उसके सर की मसाज कर रही थी। वह मुझे एक टक देखे जा रहा था। एक दो बार मेरी नज़रें उसकी नज़रों से टकराई तो उसकी आंखों में बेशुमार शरारत भरी हुई थी। मुझे उसके इस तरह देखने पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुम आराम से मसाज करवाओ और अपनी आंखें बंद करो, तुम मुझे यूं घूर घूर कर क्यों देख रहे हो। मेरी बात सुनकर वह जोर से हंस पड़ा। कहने लगा, देख रहा हूँ कि तुम कितनी मासूम और प्यारी हो, तुम्हें देखते ही मेरा दिल मेरे वश में नहीं रहता।
मैं गुस्से से तेल की बोतल वहीं रखी और कमरे से निकलने लगी। पीछे से मुझे उसकी हंसी सुनाई दी। कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज हो गई। मसाज तो कर दो, सच में बहुत मजा आ रहा था। मैंने उसकी एक ना सुनी और कमरे से बाहर निकल आई। दरवाजा बंद करने से पहले मैंने कहा कि खाना टेबल पर लगा दिया है, खा लेना, मैं सोने जा रही हूँ। मैं अपने कमरे में आकर दरवाजे को लॉक लगाकर अपने बेड पर लेट चुकी थी। हालांकि मेरे कान बाहर की तरफ ही लगे हुए थे कि पता नहीं वह खाना खाएगा या नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि वह भूखा रहे। लगभग आधे घंटे के बाद ही मुझे बाहर बर्तनों के खटकने की आवाज़ आने लगी तो मेरे दिल को सुकून आ गया और मैं आराम से सो गई। रात का ना जाने कौन सा समय था कि मुझे कुछ अजीबोगरीब शोर सुनाई दिया। मेरी आंख खुल गई। मुझे लगा जैसे मेरी बालकनी में कोई हो। मुझे किसी के चलने की आहट महसूस हो रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मैंने कांपते हाथों से पर्दा हटाकर देखा तो वहाँ दो आदमी मौजूद थे। दोनों के ही हाथ में पिस्तौल थी। मेरा दिल धक से रह गया। यानी कि हमारे घर में चोर घुस आए थे। चोर मेरे कमरे के बालकनी में थे और मेरी बालकनी का दरवाज़ा मेरे कमरे में खुलता था और चोर कमरे के दरवाजे के ठीक सामने खड़े थे। मुझे याद नहीं था कि दरवाजे का गेट अंदर से लॉक है या खुला हुआ है। मैंने जल्दी से रूम का दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे से बाहर निकलने से पहले मैंने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया। मैं जल्दी से अतुल के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी। वह भी गहरी नींद से उठ गया और मुश्किल से ही आंखें खोलकर मुझे देखने लगा। मेरी घबराहट देखकर पूछने लगा, क्या हुआ है? मैंने फौरन से उसे धक्का दिया और उसके कमरे में आ गई। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कुंडी भी लगा दी। वह यह देखकर बहुत हैरान था। मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैंने मुश्किल से कहा कि मेरे कमरे में चोर है। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। यह सुनकर तो मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। यह आवाज़ सुनकर अतुल भी घबरा गया, लेकिन मेरी हालत तो यह थी कि मेरा दिल ही धड़कना बंद हो गया था और फिर मैं नहीं जानती कि क्या हुआ। डर के मारे मैं अतुल के सीने से लग गई और मैंने उसके कमर को दोनों हाथों से जकड़ लिया। मैंने कहा, बाहर चोर है। यह लोग मेरे कमरे में थे। मुझे डर लग रहा है। मुझे अपनी इस गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं कसकर अतुल को पकड़कर उसके सीने से लगी, डर के मारे कांप रही थी। गेट पर दोबारा से दस्तक होने लगा। बाहर जो आदमी था वह कहने लगा कि दरवाज़ा खोलो। मैंने अतुल से कहा कि दरवाज़ा मत खोलना, यह हम दोनों को मार डालेंगे। मैंने उनके हाथ में बंदूक देखी है। मैं उसके सीने से लगी ये सब कह रही थी। वह मुझसे कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, यह लोग अंदर नहीं आ सकते, दरवाज़ा लॉक है। उसने मुझे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन मैं उसके सीने से लगी रही। वह मुझे अपने साथ लगाए बेड तक ले आया। फिर मुझे बेड पर बिठाया, खुद भी मेरे साथ बैठ गया। कहने लगा, डरो मत, मैं हूं ना। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार बहुत ही तेज आवाज़ में एक आदमी ने कहा कि दरवाज़ा खोलो वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। यह सुनकर मैंने अतुल का हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। शायद हमारी किस्मत ही खराब थी कि हम दोनों का फ़ोन भी हमारे पास नहीं था। मैं डर से भागते हुए अपना फ़ोन अपने कमरे में ही छोड़ आई थी और अतुल ने अपना फ़ोन बाहर हॉल में चार्जिंग पर लगाया हुआ था। मैंने अतुल से कहा, तुम बाहर नहीं जाओगे। वह कहने लगा, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरा हाथ छोड़ो। यह कहकर उसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया और बाहर जाने लगा। मुझे यह डर लगने लगा कि कहीं वह आपस में भिड़ ना जाए, कहीं वह लोग इसे गोली ही ना मार दे। मैंने अतुल से कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? कहने लगा, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, तुम कमरे से बाहर मत निकलना। मैं रोने लगी। उसे कहने लगी कि भगवान के लिए तुम कहीं मत जाओ, कहीं वह तुम्हें मार न डाले। वह कहने लगा, तुम परेशान मत हो, अगर हम यहाँ कमरे में भी बैठे रहे तब भी वह लोग कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाएंगे, इसलिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मुझे बाहर से चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैं डर के मारे कांप रही थी कि कहीं अगर अतुल को कुछ हो गया तो वह लोग मेरे साथ भी ना जाने क्या करेंगे। तभी मुझे गोली चलने की आवाज़ आई। यह सुनते ही मैं बेहोश हो चुकी थी। मेरी आंख ना जाने कब खुली। मैं एकदम से उठकर बैठ गई तो देखा कि अतुल के बिस्तर पर लेटी हूँ। मेरे बाल बिखरे थे। अचानक मुझे तो यह समझ नहीं आया कि मैं उसके कमरे में आई कैसे, लेकिन फिर रात वाला हादसा मुझे याद आने लगा, जिसे याद करते ही मेरे होश उड़ गए। मुझे तो यह तक नहीं मालूम कि बाहर क्या हुआ।
मैं फ़ौरन से कमरे से बाहर आई तो अतुल सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके बाजू में पट्टी बंधी हुई थी और सर पर भी जख्म का निशान था। यह देखकर मैं उसके पास आई। मैंने कहा, तुम यहाँ और वह लोग? वह कहने लगा, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। यह कहकर वह मुझसे नजरें चुराने लगा। मैंने कहा कि तुम्हारे बाजू पर क्या हुआ? वह कहने लगा कि लड़ाई के दौरान उन लोगों ने मुझ पर गोली चलाई थी, लेकिन वह मेरे बाजू से छूकर गुजरी थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल से पट्टी करवा कर आया हूँ। तुम शायद बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें किसी चीज़ की खबर नहीं है, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। वह मुझसे नजरें चुरा के बातें कर रहा था। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया कि चलो अतुल को कुछ नहीं हुआ और वह लोग पुलिस की हिरासत में है। लेकिन उस दिन के बाद से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। पता नहीं क्यों अतुल भी चुप चुप रहने लगा था। अब वह पहले जैसी शरारत नहीं करता था। मेरे साथ मजाक करना बिल्कुल बंद कर चुका था। उसे मैं जैसा समझती थी वह वैसा नहीं था और अब तो वह काफ़ी संजीदा हो गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन वह बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने लगा था। मैं उसके सामने खाना रखती तो वह किसी गहरी सोच में गुम रहता था। इस बात को 1 महीना गुजरा था कि मेरी तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन तो मुझे इतनी जोर का चक्कर आया कि मैं नीचे गिरने ही वाली थी कि अतुल ने मुझे अपनी बाहों में संभाल लिया था। अगर वह मुझे सहारा नहीं देता तो मैं सीधा नीचे गिर जाती। अतुल ने मुझे सहारा देकर सोफे पर बिठाया। कहने लगा, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो, अपना ख्याल रखो, देखो कितनी कमज़ोर हो गई हो। अतुल ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया, लेकिन मैं डॉक्टर के कमरे में अकेले ही गई थी। उसने कुछ टेस्ट लिख कर दिए, उसकी रिपोर्ट भी फ़ौरन आ गई थी। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आई, डॉक्टर कहने लगी कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर तो मैं चक्कर खाकर रह गई थी। मेरे पति पिछले 6 महीने से मेरे साथ नहीं थे और सबसे बड़ी बात, मेरे पति ने तो मुझे आज तक हाथ भी नहीं लगाया था। तो इसका मतलब अतुल ने मेरे साथ, मगर कब और कैसे, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। मैं सोच सोच कर परेशान थी कि उसने मेरे साथ ऐसा कब किया, क्योंकि ना तो मैं किसी नशे की दवाई ले रखी थी, ना ही मुझे कोई ऐसी नशीली चीज़ खिलाई गई थी। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे? मुझे याद आने लगा कि जिस दिन हमारे घर में चोर घुस आए थे, मैं डर की वजह से बेहोश हो गई थी और उसके बाद से अतुल का व्यवहार भी बिल्कुल बदल गया था। कहीं उसी रात तो उसने मेरे साथ, यह सोचकर तो मेरे होश गुम हो गए। उसने मेरी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था, वह भी ऐसे वक्त पर जब मुझे उसके सहारे की ज़रूरत थी। मैंने अपने आंसू पोंछे और डॉक्टर के कमरे से बाहर आ गई। वह सामने ही बैठा हुआ था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या हुआ? डॉक्टर क्या कह रही है? मैं उसे क्या जवाब देती? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि घर जाकर उससे पूछूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उसके भाई की पत्नी हूँ, उसे शर्म आनी चाहिए थी ऐसा करते हुए। लेकिन घर जाकर तो मेरे होश उड़ गए। सामने ही अमन खड़े मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मैं यह देखकर दंग रह गई। मेरा दिल धक से रह गया। लेकिन मैंने देखा कि अमन को देखकर अतुल कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। मैं अमन के पास चली गई। उस समय मैं इस कदर दुखी और टूटी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अमन के गले लगकर रोने लगी कि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि उनके भाई ने मुझे बर्बाद कर दिया है। अमन मेरा सर सहलाने लगे। कहने लगे, मैं आ तो गया हूँ, तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन अगले ही पल अतुल मेरे करीब आ गए। उसके बाद जो हरकत उसने की, मैं चौंक गई। उसने मेरा बाजू पकड़ा और एक झटके से मुझे अमन से अलग कर दिया। यह देखकर अमन भी हैरान थे। मुझे अमन से पीछे करके अतुल कहने लगे, दूर रहो इससे। उसके बोलने का अंदाज बहुत ही सख्त था। अमन ने गुस्से में कहा, यह क्या बदतमीजी है? तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसी हरकत कर भी कैसे सकते हो? और उसके बाद जो बात अतुल ने कही, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कहने लगा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। यह मेरी पत्नी है, तुम्हारी नहीं, और यह बात तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए तुम मेरी पत्नी से दूर रहो, उसके करीब जाने की कोशिश भी मत करना। अतुल के मुंह से यह शब्द सुनकर मैं हैरत से कभी अतुल को देखती तो कभी अमन को। अतुल के मुंह से यह बात सुनकर मुझे लगा कि शायद अमन आज उसे मार ही डालेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उनके चेहरे पर एक उदासी फैल गई। अतुल कहने लगे, याद है ना शादी के समय चेहरे पर सेहरा डालकर तुम्हारी जगह मैंने फेरे लिए थे?
पंडित जी ने शादी के जितने भी मंत्र और विधि विधान किए थे वह सब मेरे और माया के लिए थे। उस समय माया का हाथ मेरे हाथ में था, तुम्हारे हाथ में नहीं। तुमने तो शादी करने से मना ही कर दिया था। हाँ, यह अलग बात है कि मैंने यह सब तुम्हारे कहने पर किया था, क्योंकि तुम्हें माया पसंद नहीं थी। तुम विदेश जाना चाहते थे और वहीं की लड़की तुम्हें पसंद थी और उसी से तुम शादी करना चाहते थे, और जिसकी खातिर तुम यहाँ से चले गए थे। यही कहा था ना तुमने कि अभी फ़िलहाल के लिए तुम माया से शादी कर लो, क्योंकि तुम वापस नहीं लौटोगे, और जैसे ही कुछ साल गुजरेंगे तो तुम माया को तलाक दे दोगे और यह ड्रामा भी खत्म हो जाएगा। मुझे यह बताओ कि तुम वापस क्यों आए हो? तुम्हें तो एक विदेशी लड़की से प्यार था और तुम उसी से शादी करने वाले थे, फिर तुम अकेले वापस क्यों आए हो? तुमने उस लड़की से शादी नहीं की? मैं तो यह सुनकर अपना गम भुला बैठी थी। ये मैं क्या सुन रही थी? अमन कहने लगे कि मुझे उस लड़की ने धोखा दिया है, इसलिए मैं वापस लौट कर आया हूँ। इसलिए तुम अब माया को तलाक दे दो, मैं इसे शादी कर लूँगा। यह सुनकर मुझे लगा जैसे मैं कोई खिलौना हूँ। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे बताए बगैर कौन कौन से खेल खेले हैं आप दोनों भाइयों ने? एक दुनिया के सामने मुझसे शादी करता है क्योंकि उसकी माँ ने बचपन से मुझे उसके नाम के साथ बांध रखा था, और फिर मुझे बिना छुए ही इंतजार का कहकर दूसरे देश चला जाता है, और फिर दूसरा भाई आकर मेरे साथ वक्त गुजारता है, बिना मुझे बताए मेरे साथ रिश्ता बनाता है। मैं तो तड़प रही थी कि देवर की हवस की निशानी अपने कोख में लिए अस्पताल से वापस आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कौन सा खेल खेला गया है। यह बात सुनकर तो वह दोनों ही हैरान हो गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने पास से रिपोर्ट निकालकर दोनों के मुंह पर दे मारी। अमन कहने लगे, यह तुमने क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आई? अतुल के शब्द और भी तेज थे। कहने लगा, यह मेरी पत्नी है, इसलिए मुझे अपने किसी भी काम पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। यह अलग बात है कि जब मैंने माया के साथ फेरे लिए थे उस समय मेरे दिल में इसके लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ और इसके बगैर जीने की सोच भी नहीं सकता। यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर से बाहर ले गया। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना। तुमने धोखे से मुझसे शादी की और फिर मेरी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे गांव ले गया। अतुल ने मेरी सास को और मेरे माँ बाप को सारी हकीकत बताई। सारी हकीकत जानकर सब लोग हैरान रह गए। सब ने उन दोनों भाइयों को बहुत बुरा भला कहा। अमन से तो मेरी सास ने बात करना ही बंद कर दिया था। उसके बाद अमन कभी गांव नहीं गए। वह अपने इसी घर में रहकर नौकरी करने लगे। इधर अतुल मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरे हर चीज़ का ख्याल रखते थे। लेकिन 7 महीने बाद ही मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। बच्चा समय से पहले ही जन्म ले लिया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। शायद यही वजह रही होगी कि मैंने बच्चे को समय से पहले ही जन्म दे दिया था। जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो अतुल ने एक डीएनए रिपोर्ट मेरे सामने रख दी, जिससे यह साबित हुआ यह बच्चा उसका नहीं है। वह कहने लगा, जिस रात चोर आए थे उन्होंने मेरे बाजू पर गोली मारी और मेरे सर पर पिस्टल से मारा तो मैं बेहोश हो गया था। मैं नहीं जानता कि फिर क्या हुआ, लेकिन जब मुझे होश आया तो वह दोनों घर से जा चुके थे। कमरे का दरवाज़ा टूटा हुआ था और जब मैं कमरे में आया तो तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ गया था कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत हरकत की है। तुम बहुत ही गलत हालत में बेड पर लेटी हुई थी। मैंने ही तुम्हारे कपड़े ठीक किए थे। जब तुम्हारी रिपोर्ट मैंने देखी तो मुझे यही ठीक लगा कि मैं तुम्हें अपना लूँ, क्योंकि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं था। जो कुछ भी हुआ वह एक हादसा था। मैं पथराई आंखों से कभी उसे देख रही थी तो कभी उस रिपोर्ट को। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आंसू बहाऊं या फिर भगवान का धन्यवाद करूं, जिसने अतुल के रूप में मुझे इतना अच्छा पति दिया था। मेरी आंखों से आंसू निकलता देख वह मेरे करीब आ गया। उसने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किए, मेरे सर अपने कंधे पर टिका लिया। उसका स्पर्श पाते ही मैं और भी तड़प तड़प कर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हें बहुत ही नीच इंसान समझ रही थी, लेकिन तुम्हारे जैसे महान इंसान तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। मेरी वजह से आज तक तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, मुझे माफ़ कर दो। अतुल धीरे धीरे मेरी पीठ को सहला रहे थे। कहने लगे, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। मुझे पता था जो तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ है वह नॉर्मल है। मैंने सुकून से आंखें बंद कर ली। मेरे दिल में अतुल के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया। घर आने के बाद उसने मेरी बहुत देखभाल की। धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक हो गई। उसके बाद मैंने खुशी खुशी अतुल को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि लोग हमारे प्यार की मिसाल देते हैं। आज मैं अतुल के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ।
कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।